हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @अनसोल्ड मैथ्स। आज हम शुरू कराते हैं क्लास 10th का एक क्वेश्चन पेपर जिसका संकेतांक 822 बी का खंड ए। बच्चों, क्वेश्चन पेपर के खंड ए में 1 से लेकर 20 क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्प प्रश्न। तो आइए हम एक एक करके सोल्व कराते हैं, आप समझने आ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? सहभाज्य संख्या युग्म। तो बच्चों इसमें समझना है आपको, सहभाज्य संख्या का जो युग्म होता है ना, जो पेयर बनेगा, ऐसी दो संख्या जिनका HCF 1 हो, वे संख्या उन संख्याओं का युग्म सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। अब हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं, 31 और 93, इन दोनों का HCF निकल कर आएगा 31। ये तो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। अब लेते हैं सी ऑप्शन को, 7 और 21, इसमें भी HCF 1 नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। बी लेते हैं, बी है 5 और 15, तो 5 और 15 का HCF 1 नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, 18 और 25, 18 और 25 में HCF अगर हम निकालने की कोशिश करें, 3 का स्क्वायर इंटू 2 और 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इसका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। तो ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 144 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग होगा। तो बच्चों हम 144 को पहले गुणनखंड करेंगे 144 के, ये 72 बार कट जाएगा। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 36 बार कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 18 बार कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 9 बार। फिर 3 से, और फिर 3 से। तो 144 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। अब क्वेश्चन में लिखा है घातों का योग, तो हम इनकी पावर का सम करेंगे। पावर इसमें है 4, इसकी पावर है 2, तो 4 + 2 = 6। तो 6 ऑप्शन है हमारे पास, बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 तथा 3x + my = 1 का एक अद्वितीय हल है? इसके लिए फॉर्मूला लगेगा बच्चों, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो समीकरण नंबर फर्स्ट से a1 आएगा 1, और जी a2 आएगा 3, b1 आएगा -2 और b2 आएगा m। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, m डज नॉट इक्वल टू आ जाएगा -6। तो ये ऑप्शन हम चेक करेंगे, ये ऑप्शन नंबर हमारे पास है सी। तो सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 का हल होगा। तो यहां समझते हैं, 2x + 3y = 18, और जी इस इक्वेशन में हमारे पास दूसरी नेक्स्ट इक्वेशन है x - 2y = 2। तो बच्चों इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से सॉरी, और इसमें कर दीजिए 3 से। तो इक्वेशन हो जाएगी 4x + 6y = 18 की 2 में गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 3x - 6y = 6। तो ये जब ऐड करेंगे इक्वेशन को कट जाएगा, ये हो जाएगा 7x = 42। तो x बराबर आ गया 6। x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 6 + 3y = 18। तो 12 + 3y = 18। तो बच्चों 3y बराबर ये 12 जो है माइनस में चला जाएगा इधर आके,
तो 18 में से जब 12 घटेंगे तो 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2। तो आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2। तो हम चेक करते हैं x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई इक्वल टू 1 तथा के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। तो इसमें रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। तो इसके लिए हम रूल अप्लाई करेंगे, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो a1 है हमारे पास 1, a2 है हमारे पास k, b1 हो जाएगा k और b2 हो जाएगा 1 और c1 होगा 1 और ये हो जाएगा k स्क्वायर। तो हम इस को लेके चलते हैं। तो 1 अपॉन के इक्वल टू के अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, के स्क्वायर इक्वल टू 1, तो के बराबर प्लस माइनस 1। तो के की जो वैल्यू निकालनी है हमें, इसने कहा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 7 तो के का तो x का मान है। तो आइए बच्चों, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर 2 माइनस का है तो राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x बराबर प्लस माइनस 3। तो x का मान हमें देखना था। अब x की वैल्यू आई हमारे पास प्लस माइनस 3। तो हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्यास ए बी के एक वर्त का केंद्र 2 और -3 है, तो b का निर्देशांक 1,4 है, तो ए के निर्देशांक होंगे। तो आइए बच्चों समझते हैं। हमारे पास एक सर्कल जिसका केंद्र O और ए बी एक व्यास है, ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए रखे हैं 1 और 4। ए के कोऑर्डिनेट हमने x और y माना या h के मानते हैं बच्चों, ये हो गए h और k। हमें केंद्र भी दिया हुआ है, केंद्र हमारे पास ही O है और O के कोऑर्डिनेट 2,-3 है। A की हमें वैल्यू निकालनी है बच्चों। ए बी वर्त का व्यास है, O वर्त का केंद्र है, तो O जो है ए बी का मध्य बिंदु होगा। तो हम मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट लगाते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। x हमारे पास हो गया, यहां लिख सकते हैं हम इसके ऊपर x1 y1 x2 y2 और ये हो गए xy। x हो गया 2, x1 हो गया h और x2 हो गया 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इक्वल टू h प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 इक्वल टू h, तो h इक्वल टू आ गया 3। इसी प्रकार हम करेंगे y इक्वल टू y1 प्लस के y2 बाई 2। y हमारा है बच्चों -3, y1 कितना है बच्चों k और y2 है हमारे पास 4 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो -10 इक्वल टू k। तो a के कोऑर्डिनेट हमारे पास थे h के और h की वैल्यू आई हमारे पास बच्चों 3 और k की वैल्यू आई -10। तो a के कोऑर्डिनेट 3,-10, 3,-10, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है। इसमें मूल बराबर है तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0। तो हमें k का मान निकालना है। a की वैल्यू हमारे पास है 3, b की वैल्यू -12, c की वैल्यू k। तो वैल्यू पुट करते हैं, b है हमारे पास 12 का -12 का स्क्वायर, a हो गया 3 और c हो गया k। 12 का वर्ग बच्चों 144, 4 दिया 12 k इक्वल टू 0, 144 बराबर 12 k। तो k आ जाएगा बच्चों 144 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 12 बार कट जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 12।
तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप समान न हो कहलाता है। बच्चों, ऐसी दो आकृति जिसके आकार समान हो और भुजाएं समान न हो वो कहलाती है समरूप आकृति। ये आंसर ऑप्शन ठीक हो जाएगा बच्चों, समरूप आकृति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं तो उनके क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों A1, दूसरे का A2 इक्वल टू भुजाओं कितनी है, भुजाओं में अनुपात है 3:5। तो हम लिख सकते हैं 3/5 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 9:25 आंसर आ जाएगा बच्चों इसमें। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो त्रिभुज होगा। तो हमें इसको पहली भुजा ए बराबर 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, तो ए का स्क्वायर करेंगे 9, बी का स्क्वायर करेंगे 16, सी का स्क्वायर करेंगे 25। तो कंडीशन यूज करते हैं सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25, ए की वैल्यू है 9 और बी की है 16, यानी कि 25 बराबर 25। तो इससे रिजल्ट निकलता है बच्चों, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो हमारे पास दो भुजाएं ए और बी, इनके वर्गों का योगफल तीसरी भुजा सी के वर्ग के बराबर है तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। और ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल में अनुपात होगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, ए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 और परिमाप में अनुपात दे रखा 10/15, मतलब त्रिभुजों के परिमाप दिए हुए हैं 10 और दूसरे का 15। तो मैंने इसे 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 3 बार, तो 2/3 का होल स्क्वायर यानी कि 4/9, ये आ जाएगा 4:9। तो ये 4:9 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा का मान बच्चों क्या दिया है 8/15। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटे आधार। हमने एक ट्रायंगल बनाया, लंब पे कितना है 8, आधार पे है 15। मैंने त्रिभुज का नाम दिया P, Q और R। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका कर्ण निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। तो पी आर बराबर हो गया √15 का स्क्वायर हो गया 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। दोनों को प्लस करेंगे 289, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 17। तो इसका जो हाइपोटेनियस हमारी निकल कर आई ये आ गई 17। तो बच्चों हमें वैल्यू निकालनी है कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है हमारे पास 17 है और जी लंब है हमारे पास 8, तो वो आंसर आ जाएगा 17/8। तो कोसेक थीटा का मान होगा इसमें आ जाएगा 17/8। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ आते 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। तो cos 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। cos में 1/2 वैल्यू होती है cos 60 की 60।
तो कंपेयर करेंगे तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60/3, तो थीटा बराबर ये कटेगा 20 बार, थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20। तो इसमें ही पूछा था ना 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो थीटा का मान आ जाएगा 20। सी आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्तों की परिधियों में अनुपात 3:2 है तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। तो समझते हैं बच्चों, हमारे पास दो वर्त है और उनकी परिधियों में अनुपात दे रखा 2:3। तो पहले वर्त की परिधि हमने करी 2 पाई कैपिटल आर, दूसरे वर्त की 2 पाई स्मॉल आर, और परिधि में अनुपात है 3:2, यानी कि 3/2। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू 3/2। तो क्षेत्रफलों में अनुपात निकालना, पहले वर्त का क्षेत्रफल A1, दूसरे का हो गया A2, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि पहले वर्त की त्रिज्या हमने क्या मानी थी कैपिटल आर, दूसरे वर्त की स्मॉल आर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 9/4। तो A1 पहले वर्त का क्षेत्रफल, A2 दूसरे वर्त का क्षेत्रफल, दोनों में अनुपात निकालेंगे तो यह आ जाएगा 9:4, 9:4 आ जाएगा। ऑप्शन इसका डी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक समान त्रिज्या R के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों हमारे पास में ये दो अर्धगोले हैं, एक ये अर्धगोला है और दूसरा भी इसके आधार से जोड़ दिया जाता है, इस तरीके से जोड़ दिया, तो इसकी जो रेडियस है वो R है। तो जब दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाएगा तो एक गोला बन जाता है। तो पहले वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr और दूसरे का भी 2πr। जब दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल गोले का जो पृष्ठ निकल के आएगा वो हो जाएगा 4πr²। तो हमारे पास ऑप्शन है इसका ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्न में से कौन केंद्रीय परिवर्ती की माप है। ये बच्चों इसमें लिखा है केंद्रीय परिवर्ती की माप। केंद्रीय परिवर्ती की 3 माप होती है, नंबर 1 माध्य, नंबर 2 होता है माध्यिका और नंबर 3 होते हैं बहुलक। ये तीनों ही केंद्रीय परिवर्ती की माप होती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन केंद्रीय परिवर्ती की माप नहीं है, इसमें शब्द आ जाएगा नहीं है, माप नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास में इन तीनों में से कौन सा नहीं है। देखो माध्य भी केंद्रीय परिवर्ती की माप है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है। तो मानक विचलन आंसर सही है, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया है केंद्रीय परिवर्ती की माप नहीं है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। तो बच्चों हमारे पास में माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग हमारे पास जो 1 से 9 तक की जो प्राकृतिक संख्या है, तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या को 9 तक हम प्लस कर देंगे, 6, 7, 8 और 9, और टोटल पद कितने हैं 9 हो जाएंगे। तो 1 से 9 तक की संख्याओं को सम करेंगे हम, तो जी 9 गुना के 10/2, तो ये आ जाएगा बच्चों 45, और बटे में कितना है 9, 9 से 45 कटेगा 5 बार, तो समांतर माध्य आ जाएगा 5। तो ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका, देखो बच्चों माध्यिका की वैल्यू दे रखी 16
और समांतर माध्य दिया हुआ है 15। हमें निकालना है बहुलक। तो हमारे पास एक बहुलक का फॉर्मूला है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 इंटू माध्य। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों। 3 माध्यिका कितनी है 16, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 16 -2 इंटू समांतर माध्य है 15। तो 16 की 3 में गुना करेंगे, 16 × 3 = 48, 15 दूनी 30। 48 में से जब 30 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 18। तो ये आंसर आ गया बच्चों, बहुलक बराबर 18। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका निकालनी है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका। तो प्रथम 10 संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास n = हो गया 10। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 पद, क्योंकि n = 10 है ना, ये सम होता है। तो सम के लिए हमारे पास माध्यिका का फॉर्मूला n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद अपॉन 2। तो n की वैल्यू जब हम यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5वां पद, और ये हो जाएगा 6वां पद। तो 1 2 3 4 5वां पद ये है, छठा पद 5वां पद 5, छठा पद 6/2, 11/2 बराबर 5.5। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों डी। अब दोबारा समझिए, हमारे पास 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या है, यानी कि n = 10, और 10 सम होती है। तो सम, अगर यदि पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका का फॉर्मूला यूज होता है n/2 पद प्लस ऑफ n/2 + 1 पद बाई 2। n = हमारे पास कितना है 10, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5वां पद प्लस 6वां पद। अब काउंट करके देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद तो 5 है, छठा पद 6, तो 5 और 6 11/2, 5.5। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी इज करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पार्ट, सिद्ध कीजिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कई बार करा चुके हैं, और ये क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। बड़े अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों से। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम मान के चलेंगे, माना ये अपरिमेय संख्या है तो हम विरोधाभास को मान के चलेंगे इसका। 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बच्चों, परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या इस टाइप में लिखी होती है P/Q, सच दैट P और Q बिलोंग्स करते हैं इंटीजर को, यानी एक पूर्णांक है दोनों, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। और मेन बात यह है कि HCF अगर हम PQ का निकालें, P एंड Q का HCF वो आएगा 1। इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। तो हमने क्या माना, 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या होती है P/Q। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 + √3 = P/Q। तो √3 = P/Q - 5। अब समझने की कोशिश करिए बच्चों, P/Q एक परिमेय संख्या है, उसमें से अगर हम माइनस भी घटा दे, -5 कर दे, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। मतलब कैसे? P/Q एक परिमेय संख्या है,
तब P अपॉन Q -5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिख सकते हैं कि √3 इधर √3 अपरिमेय संख्या होती है। हम इसको जो है प्रूफ कर चुके हैं। और ये बराबर नहीं है P अपॉन Q -5। बच्चों ये वाली संख्या तो अपरिमेय संख्या है और ये संख्या है परिमेय संख्या, तो ये दोनों तो बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अवधारणा, हम जो मान के चले थे बच्चों, हमारी अवधारणा गलत है। इसका मतलब है कि हम जो मान के चले थे ना वो गलत है। इसीलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। या यहां लिख सकते हैं है अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रूफ हो चुका है बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, cos A = 3√3/2 हो तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों समझते हैं इसे। हमें जो गिवन में दिया हुआ है, जो गिवन है हमें ये दिया है cos A = √3/2। तो cos A में √3/2 वैल्यू होती है cos 30 की। तो इससे A = एंगल निकल के आ जाता 30। हमें वैल्यू निकालनी है sin 2A की। तो हम जो A की वैल्यू ये 30 हमने निकाली है, ये यहां पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा sin 2 × × 30 की जब 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो sin 60 हो गया। sin 60 की वैल्यू आती है √3/2। ये इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। तो आइए समझते हैं बच्चों। बेलन का आयतन का दुगना, बेलन का आयतन का दुगना करेंगे। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr² × 2। तो हम कर सकते हैं इसे 2πr²h। तो हम इसे अलग तरीके से भी लिख सकते हैं 2πrh × r। तो 2πrh होता है बेलन का वक्रपृष्ठ। हम इसको लिख सकते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ, और r हो गई बेलन के आधार की त्रिज्या। बेलन के आधार की त्रिज्या। तो हम लेकर चले थे बेलन का आयतन का दुगना। तो बच्चों हमने ये सिद्ध कर दिया है बेलन के आयतन का दुगना, जब हम बेलन के आयतन का दुगना करेंगे और वो बराबर हो जाता है बेलन का वक्रपृष्ठ मल्टीप्लाई बेलन के आधार की त्रिज्या। और यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन में लिखा था ना, बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्रपृष्ठ और उस आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। यही हमने सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। हमें क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता दी हुई है 2, 8, 30, 15, 5। तो हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। 2 आ जाएगी, 2 और 8 10, 10 और 30 40, 40 15 55, 55 और 5 60। तो ये बारंबारताओं का योग आ गया 60, मतलब n = 60। तो n/2 पद निकालेंगे तो आ जाएगा 30वां पद। अब ये 30वां पद हमारा कहाँ पे बिलोंग्स करता है? 10 और 40 के बीच में। ये मैंने इसको अंडरलाइन किया। ये हमारे पास L हो गया, ये F हो गया, ये CF हो गया, क्लास इंटरवल का
अंतर हो जाएगा क्लास इंटरवल से, h की वैल्यू निकल जाएगी 10। मात्रिका का फॉर्मूला हमारे पास है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। L, N, सी एफ और H सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास मात्रिका आ जाएगी 26.67। ये इसका आंसर है बच्चों। खंड ब का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों हमारे पास ये दो पॉइंट है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट -1,7 और बी के कोऑर्डिनेट हो गए 4, -3। एक पॉइंट है पी जो ए और बी को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बच्चों। हमें P के कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x, y। A के कोऑर्डिनेट के ऊपर लिखेंगे हम x1, y1 और यहाँ पे x2, y2 और इसको लिखेंगे एक को m1 और दूसरे के अनुपात को m2। तो आइए शुरू करते हैं। x इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे हम m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों x1, x2, m1, m2 सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। यहाँ पे m1 है हमारे पास 2 और x1 है -1, m2 है 3 और x2 हो गया बच्चों 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। तो x इक्वल टू -2 प्लस 4 की 3 में गुना करेंगे 12/5 हो जाएगा। ये x इक्वल टू आ गया 10/5 और x इक्वल टू आ गया 2। इसी प्रकार हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो y के लिए फॉर्मूला लगेगा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे y1, y2, m1, m2 की सभी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे बच्चों और कैलकुलेशन के बाद हम फाइनल रिजल्ट तक पहुँच जाते हैं y इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो ए बी रेखाखंड था, P बिंदु ए बी रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में काटता है। तो उसमें पूछा गया था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। हमें किस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं? P के। और P के निर्देशांक है एक्स वाई और x की वैल्यू हमारे पास आई है 2 और y की हो गई 3। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट। k के किस मान के लिए बिंदु k, -1, 2, 1 तथा 4, 5 एक ही रेखा पर स्थित है। अब बच्चों ये 3 बिंदु हमारे पास है और हमें ये दिया है कि तीनों के तीनों एक ही रेखा पर है। तो k का मान हमें ज्ञात करना है। अगर ये तीनों बिंदु a, b, c, हमने पहले को a माना, दूसरे को b और तीसरे को c, अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है तो उसे बोला जाता है तीनों बिंदु सररेख है। तो तीनों बिंदु अगर एक रेखा में है तो तीनों बिंदु से कोई त्रिभुज तो बन नहीं सकता। अगर त्रिभुज नहीं बन सकता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम यही लेकर चलेंगे कि तीनों बिंदु से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु सररेख है। लेकिन ये चीज गिवन में है कि तीनों बिंदु सररेख है, इसका मतलब हुआ तीनों बिंदु से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। फिर हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमने लिखा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला लगाया 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 ऑफ माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1 और इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं बच्चों, इनके ऊपर मैंने x1, y1, x2, y2, x3, y3 लिखा। तो x1, y1
x2 y2 x3 y3 की सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और पुट करने के बाद कैलकुलेशन करके हम लास्ट रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे k इक्वल टू 1। उसने कहा था ना k के किस मान के लिए, तो k का मान आ जाएगा 1। 1 पर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का ख पार्ट। ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 एवं 9x माइनस 3y इक्वल टू 6 के अनेक हल हैं। तो आइए समझते हैं बच्चों। हमारे पास में एक इक्वेशन दी हुई है, इसे मैंने फर्स्ट माना, और एक सेकंड इक्वेशन है, उसे हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैंने y की वैल्यू निकाली, y इक्वल टू 3x माइनस 2। तो हम एक टेबल बनाते हैं, x की वैल्यू मैंने पुट की तो y की -2 आ गई, x की 1 पुट करेंगे तो y की 1 आ जाएगी, x की 2 पुट करी तो y की 4 आ जाएगी। इसको मैंने नाम दिया ABC। तो फिर हम लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से मैंने y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 2। इसमें भी x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है -2। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की 1 2 पे 4 आ जाएगी। इसे नाम दिया मैंने ABC, इसे दिया DEF। अब ग्राफ विधि में आ जाइए बच्चों। हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, इस पे मैंने पॉइंट x डैश y डैश पॉइंट 1 2 3 4, y पे 1 2 3 4 और -1 -2 -3 ऐसे। हमारे पास जो पॉइंट A है वो 0 x का मान है, y की वैल्यू -2। तो 0 और -2 पे देखते हैं तो ये A पॉइंट यहाँ निकल के आता A। B है 1 1, तो 1 x का मान y का मान, तो ये B आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे। C है 4 2 4, 2 पे 4, C पे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ ABC को मिलाते हुए एक लाइन मैंने खींच दी, ये लाइन। अब ऐसे ही D पॉइंट लेंगे, D पॉइंट है 0 -2। अब 0 -2 भी D पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा A पे ही, D पॉइंट ये आ गया, A के ऊपर ही आ जाएगा। E पॉइंट भी B के ऊपर आ जाएगा, F पॉइंट भी C के ऊपर आ जाएगा। तो DEF को अगर हम मिलाते हैं तो पहले वाली लाइन के ही ऊपर आ जाती है ये वाली लाइन भी, सेकंड लाइन भी। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है तो दोनों लाइन एक दूसरे के संपाती हो गई। तो हम यहां लिखेंगे दोनों रेखाएं संपाती है, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, ये इसका आंसर है बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक दें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 का ख पार्ट कराएंगे। 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग, ये लिखा है अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम मानेंगे माना सॉल्यूशन करते हैं। माना इकाई का अंक मानेंगे बच्चों, इकाई का अंक x और दहाई का अंक हमने मानी y। संख्या का इकाई का अंक तो x है, दहाई का अंक है y। तो इस दोनों अंकों से हम एक संख्या निकाल देंगे। संख्या बन जाएगी बच्चों 10y + x। अब क्वेश्चन में लिखा संख्या के अंक उलट दिए जाए, यहां लिखेंगे संख्या के अंक उलट दिए जाए तो प्राप्त नई संख्या
हमें एक नई संख्या प्राप्त होगी। हमने लिखा प्राप्त नई संख्या। तो बच्चों जो हमारे पास ये संख्या है ना, इसके अंक पलट दो। इकाई का अंक दहाई की जगह, दहाई का अंक इकाई के स्थान पर, तो ये हो जाएगा 10x + y। अब हम शर्त नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है जो संख्या के अंक है ना, उनका अंकों का योगफल 9 है और हमारे पास अंक है x और y, तो हम इन दोनों अंकों को जोड़ देंगे और 9 के बराबर कर देंगे, एक समीकरण बन जाएगी। और ऐसे ही सेकंड शर्त पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा संख्या के अंक पलट दिए जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो ये भी लिखेंगे हम, नई संख्या बराबर मूल संख्या कितनी अधिक है? 27। तो नई संख्या बच्चों की कौन सी मिली थी हमें? ये वाली 10x + y। ठीक है भाई। और मूल संख्या कौन सी है? 10y + x और प्लस के 27। x इधर ले आइए, तो 10x में से x घटेगा 9x हो गया और ये बचा बच्चों 9y = 27। इस इक्वेशन को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं या 9 को कॉमन ले लीजिए, तो 9 से 27 कटेगा 3 बार। हम सोल्व करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 9 और x - y = 3। y दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, y प्लस का है, एक माइनस का कट जाएगा, तो 2x बराबर 9 और 3 12, x बराबर आएगा 6। बच्चों x की जो वैल्यू हमें मिली है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x + y = 9, तो 6x की वैल्यू पुट की मैंने, तो यहाँ से बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी 3। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करनी है संख्या। और बच्चों संख्या हमारे पास है ये, तो इस संख्या में हम x y की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास जो संख्या है 10y + x है, तो 10 गुना y की वैल्यू आई हमारे पास 3, x की वैल्यू आई हमारे पास 6, तो 10 दिया 30 + 6 और ये हो गया 36। ये आंसर है बच्चों। अच्छे से तैयार कर लीजिए, यूपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये कई बार पूछा गया है और संभावना यही है कि यूपी बोर्ड के 2024 में ये क्वेश्चन 100% रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का गए, ये रचना का क्वेश्चन है, आप बनाकर देख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का घ चित्र में, ये एक चित्र दिया हुआ है। यदि BD AC पर लंब है, BD परपेंडिकुलर टू AC तथा CE परपेंडिकुलर AB, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ACE समरूप है त्रिभुज ADB के। तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं बच्चों। गिवन में हमारे पास एक तो ये दिया हुआ है BD परपेंडिकुलर है AC के, और गिवन में ये भी दिया है CE परपेंडिकुलर है AB के, राइट। प्रूफ दैट, प्रूफ हमें करना है, सिर्फ क्या करना है कि त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप होने चाहिए। कौन कौन से त्रिभुज? AEC और समरूप होगा त्रिभुज ADB के, ये मैंने यहाँ लिखा है। अब हम इस बात को प्रूफ करते हैं। मैंने लिया टेक, ये ट्रायंगल लिया मैंने, जो हमें प्रूफ करना है ना, जो दोनों ट्रायंगल हमें समरूप दिखाने हैं, उन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे हम। ट्रायंगल में लेके चला AEC और ADB में। अब देखो बच्चों, यहाँ ये वाला ट्रायंगल है AEC, ये एक तो ट्रायंगल ये बन गया, राइट। एक है ADB, दोनों में A कोण उभयनिष्ठ है, एंगल A = एंगल A, और इन दोनों में एक एंगल E पे 90 बना हुआ है और एंगल D पे 90 बना हुआ है, तो एंगल E बराबर एंगल D, दोनों ये 90 हो गई। जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा।
तो हमने फिर भी ये लिखा बाई एंगल 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 से। तो एंगल एंगल से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ये प्रूफ करना था हमें। जब दो त्रिभुज के तीनों कोण इक्वल हो तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो हमने लिखा बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों एंगल समरूप है। अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात करना। क्लास इंटरवल दिया हुआ है बच्चों और उसकी बारंबारता दी हुई है। क्लास इंटरवल से हम मध्यमान निकाल लेंगे, x और f की x पे मल्टीप्लाई करके हम fx का योग निकालेंगे और फिर f का योग निकालेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, फ्री के नंबर है, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये और हर साल आता है 100% 4 नंबर में। तो समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 1540 और सिग्मा एफ कितना है 60। जीरो से जीरो कट गई तो इसे डिवाइड करके 25.66। 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, फ्री का नंबर मान के चलो। इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। निम्न सारणी का हमें बहुलक निकालना है। हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो उसकी बारंबारता दी हुई है। तो हमें बारंबारता में ये देखना है कि किस क्लास इंटरवल की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। जैसे कि 8 हमारे पास बारंबारता ज़्यादा है तो हम इसको कवर कर लेंगे। ये हमारे पास L हो जाएगा 3। यहाँ से लिखेंगे F0 F1 F2। तो F0 7 हो गया, F1 8 हो गया, F2 2 हो गया और क्लास इंटरवल से H की वैल्यू निकल जाएगी 2। हमारे पास बहुलक सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है बहुलक का, ये L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L F0 F1 F2 H सभी वैल्यूज़ को पुट करिए, कैलकुलेशन करिए और इसका फाइनल रिजल्ट जो बहुलक आएगा निकल गया 3.28। ये नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सोल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को है ना पहले हम रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे। तो रैखिक समीकरण युग्म में बदलने के लिए हम 1/x को तो हम मान लेंगे u और 1/y को मान लेंगे v। तो इक्वेशन बदल जाएगी u/2 प्लस v/3 इक्वल टू 2। बच्चों यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 6, तो 3u प्लस के 2v इक्वल टू 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से एक इक्वेशन आ जाती है 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। अब आगे क्वेश्चन इक्वेशन हमारे पास बच्चों सेकंड इक्वेशन है, इसको भी हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो 1/x के स्थान पे रखेंगे u, तो u/3 हो जाएगा, ये v/2 हो जाएगा, 13/6 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 और 2 का हो जाएगा 6। तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13/6। तो बच्चों 6 से मैंने 6 कैंसिल कर दिया, तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर आ गई 4। अब क्या करेंगे इनका, तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 आई है हम उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का हमारे पास तरीका ये है, हम इसे करेंगे विलोपन विधि से। तो देखो हमारे पास 3rd इक्वेशन ये है और 4th इक्वेशन भी। u का कोफिशिएंट यहाँ है 2 और v का है यहाँ 3। तो 3rd इक्वेशन में तो हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई और 4th में कर देंगे 2 से। इससे फायदा क्या होगा बच्चों कि 6 वाली जो है ना ये गुणांक 6 जो v के जो गुणांक है वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन हो गई 9u प्लस 6v इक्वल टू 36। दूसरी इक्वेशन 4u प्लस 6v इक्वल टू 26। तो दोनों इक्वेशन को हम घटा देंगे बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि जो v के गुणांक हमने बराबर करे हैं दोनों के चिन्ह समान है तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस 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 ये कट जाएगा, तो ये बचे 5u इक्वल टू 10। तो u की वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों 2। तो पुट करेंगे u की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3rd। ये इक्वेशन हमारे पास 3rd है, मैंने ली। यहाँ पे u की वैल्यू हम रखेंगे 2, तो सोल्व करके आएगा v की वैल्यू 3। हमारे पास वैल्यू निकल कर आई u और v की। क्वेश्चन हमें दिया था x और y में,
तो एक्स वाई की ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो हम क्या करते हैं, 1/x बराबर हमने माना था u, 1/x बराबर u हम लेके चले, u की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी 2, तो x बराबर आ गया 1/2। और इसी प्रकार 1/y को माना था v की वैल्यू पुट करी 3, तो y इक्वल टू हो गया 1/3। तो जो गिवन में हमारे पास इक्वेशन है उनके दो सॉल्यूशन निकल के आएंगे, 1/2 और y की 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का और पार्ट। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। बच्चों हमारे पास में समझने की कोशिश करो, हमारे पास में दो वर्ग है, एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है। मैंने इसकी भुजा x मानी और इसकी भुजा मानी मैंने y, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन में लिखा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल ये निकल के आए बच्चों, एक क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर आया, दूसरे का वाई स्क्वायर आया, इनका क्षेत्रफल का योग हो जाएगा 117। इससे एक इक्वेशन बन जाएगी। अब उनके परिमापों का अंतर, पहले वाले जो वर्ग है उसका परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा, ये इसका परिमाप हो गया, और इसका परिमाप होगा 4y। अब इनका अंतर करेंगे तो 4x माइनस के 4y इक्वल टू 12, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये फर्स्ट वर्ग है बच्चों स्क्वायर और ये सेकंड स्क्वायर। तो हम मानेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा, इसकी मैंने मान ली x मीटर है, और दूसरे वर्ग की भुजा मान लेंगे बच्चों हम y मीटर। ठीक है, तो शर्त नंबर फर्स्ट हम से करेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दोनों का योग 117। तो करते हैं पहले वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का स्क्वायर x का स्क्वायर, दूसरा वर्ग की भुजा कितनी है y, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर। ये हो गया बच्चों 117। अब आते हैं सेकंड शर्त, उनके परिमापों का अंतर। वर्ग का जो परिमाप होता है वर्ग का, उसका फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। तो 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, भुजा है हमारे पास, साइड है x और दूसरे का है y, और दोनों का अंतर करेंगे वो आएगा 12। तो बच्चों इसमें से 4 मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 12। तो इक्वेशन बदल गई हमारी 3। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ 3 प्लस के y। हम पुट करेंगे x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। ये है 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। तो होल स्क्वायर खोलेंगे 9 प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। तो इक्वेशन बन जाएगी बच्चों वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस के 6y, 117 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 9 में से घटेगा तो 108 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, वाई स्क्वायर प्लस के 3y माइनस के 54 इक्वल टू 0। 54 के ऐसे टुकड़े करो जिन्हें घटा कर 3 आ जाए, 9 6 54, 9 में से 6 गई 3, तो वाई स्क्वायर तो 9 माइनस के 6y। तो इसको सोल्व करके बच्चों हमारे पास इसके दो फैक्टर प्राप्त होंगे। पहला फैक्टर हो जाएगा y प्लस के 9 और दूसरा हो जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर हम y प्लस 9 से y की वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगी बच्चों नेगेटिव, जो असंभव हो जाएगी, y इक्वल टू माइनस 9। अब y इक्वल टू माइनस 6 से हम y की वैल्यू निकालते हैं, ये आएगी 6, y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 6। तो हम पुट करेंगे y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। तो x इक्वल टू 3 प्लस वाई,
तो यहाँ पे हम एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे 6, तो एक्स बराबर हो गया 9। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था बच्चों कि दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। पहले वर्ग की भुजा क्या मानी थी मैंने, एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 9 यानी कि 9 मीटर हो गई। दूसरे वर्ग की भुजा मैंने मानी थी वाई, और वाई की वैल्यू आ गई 6 मीटर। तो ये इसका आंसर है बच्चों, अच्छे से तैयार करिए। 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है। इस चैप्टर से बच्चों 100% क्वेश्चन आता है, 100% आता है। आइए समझते हैं। 60 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 और 60 है। उस मकान की ऊंचाई और मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों हमारे पास एक तो मीनार है, और मीनार है कितनी ऊंचाई, 60 मीटर की, ठीक है जी। और एक है हमारे पास मकान। अब मीनार की चोटी से मकान की छत और आधार के कोण दे रखे 45 और 60। तो मकान की ऊंचाई निकालनी है और मकान की मीनार से दूरी निकालनी है। तो आइए समझते हैं। हमने सबसे पहले बच्चों एक मीनार बनाई। इस मीनार को नाम दिया पी क्यू। मीनार के कुछ दूरी पर मकान स्थित है और इस मकान को मैंने लिखा आर एस। मकान की ऊंचाई निकालनी है तो मैंने एच मीटर उसको मान लिया। मीनार कितनी थी हमारे पास, 60 मीटर ऊंची ये मीनार है। यह मैंने इस पे लिख भी दिया बच्चों, ये मीनार है, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ते, ये मीनार की टॉप है, मीनार की चोटी है, ये मकान की छत है और ये मकान का आधार है, ठीक है बच्चों। मैंने इसको यहाँ थोड़ा रचनात्मक लाइन खींच दी। रचनात्मक लाइन मैंने आर से एस टी तक मिला दिया। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से कैसे करना है हमें। 60 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से मकान की छत का जो अवनमन कोण है ना बच्चों, ये जो कोण बन रहा है, अवनमन कोण आधार से बनता है, मतलब ये कोण दे रखा 45, तो ये भी कोण 45 हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, मीनार की चोटी से मकान के आधार का अवनमन कोण दिया है, इसको मिला दीजिए यहाँ पे। ये एंगल दिया 60, तो बच्चों ये भी हो जाएगी 60 एंगल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये बताए, हमने इसको x मीटर मान लिया। अगर ये h है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस, जो ऊंचाई बैठेगी वो भी h हो जाएगी। पूरी हमारे पास 60 मीटर है, ये h है, तो ऊपर की चलो देखेंगे बाद में जब भी हमें यूज पड़ेगी। लिख लेते हैं 60 माइनस h बच जाएगी भाई। टोटल 60 है, ये h है, ऊपर की 60 माइनस h हो गई। तो सॉल्यूशन करते हैं। माना मकान की ऊंचाई मान लीजिए, माना मकान की ऊंचाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना, h मीटर, और s से q तक की दूरी को मैंने x माना, x मीटर। x ये है तो ये भी x मीटर ही रहेगी, तो आर टी इक्वल टू एक्स मीटर। तो बच्चों हमने पहले ऊपर वाले ट्रायंगल लिया आर टी पी में, इसमें मैंने tan 45 यूज किया। tan 45 होता है लंब बटे आधार। लंब है इसमें हमारे पास 60 माइनस h और आधार है x। tan 45 का मान 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, ये आ गया। इसको मैंने नाम दिया बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन दे दी मैंने नाम। अब दूसरा ट्रायंगल लेकर चलते हैं एस क्यू पी में, तो इसमें tan 60 लेकर चलते हैं। tan 60 इक्वल टू लंब कितना है, इस ट्रायंगल में लंब हो जाएगा पूरा 60, आधार हो गया x। tan 60 का मान होता है √3, 60 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम
एक्स की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो √3 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा 60 √3। √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 20 बार, तो 20 √3 मीटर। मीनार के आधार से मकान की जो दूरी है ना वो x मीटर थी, उसकी वैल्यू आ गई 20 √3 मीटर। हमें मकान की ऊंचाई भी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। x की वैल्यू है 20 √3, तो 60 माइनस के h को इधर ले आइए, 60 माइनस 20 √3। तो बच्चों हम इसमें से 20 को कॉमन ले सकते हैं, 20 मैंने कॉमन लिया तो 3 माइनस √3। तो यहाँ पे हम आंसर छोड़ भी सकते हैं, या एक काम करते हैं भाई, √3 की वैल्यू रखी 1.732, तो h बराबर, इसको मैंने घटाया 8, 6, 2 और जी 1, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0, 8 दूनी 16, 2 6 12 और 1 13, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 2, 1 2 3, 1 2 3, ये आ गया। तो h बराबर हो गया 25.36 मीटर। इसको आंसर को बच्चों हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी इसका आंसर है। ये मकान की ऊंचाई होगी, ये मकान से मीनार की दूरी हो गई। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ये अथवा वाला पार्ट है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है। ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब समझो बच्चों, हमारे पास ये एक 80 मीटर की ए और बी, एक 80 मीटर की हमारे पास एक चौड़ी सड़क है, राइट। इस सड़क के आमने सामने, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के, बिल्कुल समान ऊंचाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। खंभों के बीच में हमने एक पॉइंट लिया P, ठीक, राइट। और खंभों के शिखर के इस बिंदु से तो खंभों के शिखर के इस बिंदु पर कोण बने हुए हैं। एक तो बना है बच्चों 60 का, इसको मैंने P को इधर ही कर दिया, ये पॉइंट है हमारे पास P। ये एंगल बना है 60 और ये बना है हमारे पास 30। तो हमने A इसको P मान लिया, इसे R मान लिया। तो हमारे पास 2 खंबे हैं, इन खंभों की ऊंचाई मैंने h मीटर मान ली, तो इसकी भी बच्चों h ही मीटर हो जाएगी, क्योंकि समान ऊंचाई के खंबे हैं। अब मैंने कहा कि इस पॉइंट से इस खंबे की दूरी मैंने x मीटर मान ली, तो ये हो जाएगी 80 माइनस x मीटर, राइट। तो हम ये तो पूरा लिख ही सकते हैं कि माना खंभों की ऊंचाई h मीटर है, वो मैंने दर्शा दिया, आप लिख लेना इस पर पूरी तरीके से अच्छे। मैंने एक ट्रायंगल लिया मैंने PAR में बच्चों tan 60 इक्वल टू लंब है हमारे पास h और आधार हो गया x, तो √3 बराबर h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये निकल के आ जाएगा बच्चों h बराबर x √3। अब ट्रायंगल ले लीजिए PB, ये PB और इसको लिख लीजिए यहाँ पे S कर दीजिए यहाँ, ट्रायंगल PBS में इसमें tan 30 बराबर इसका लंब और आधार, लंब कितना है h और आधार है 80 माइनस x, tan 30 का मान हो गया 1/√3 h/80 माइनस x, तो h √3 बराबर हो गया 80 माइनस x।
यहाँ पे पुट कर दीजिए h, तो x अंडर रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर 80 माइनस एक्स, 3x बराबर 80 माइनस एक्स। ये हो जाएगा 4x बराबर 80, x बराबर 80/4, x बराबर आ गया 20 मीटर है। तो बिंदु से खंभों की दूरी 20 मीटर तो हम निकाल चुके। अब बची है हमारे पास h की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम पुट करेंगे x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ये h बराबर x अंडर रूट 3, तो h बराबर 20 मैंने वैल्यू पुट कर दी, 20 अंडर रूट 3, यानी कि h बराबर लिख सकते हैं 20 अंडर रूट 3 मीटर। ये खंभों की ऊंचाई निकल के आ गई। अब खंभों की बिंदु P से जो दूरी मैंने मानी थी x, हम यहाँ लिखेंगे P से A की जो दूरी है वो x है, यानी कि 20 मीटर। अब B बिंदु से, यहाँ से B से जो P की दूरी है वो 80 माइनस एक्स है, यानी कि 80 माइनस के 20, ये हो गए 60 मीटर। तो दोनों खंभों से बिंदु P की जो दूरी है क्रम से वो 20 मीटर आ जाएगी और 60 मीटर आ जाएगी। ये इसका आंसर है बच्चों। 3 मीटर व्यास के एक कुएं को, व्यास कितना है कुएं का 3 मीटर और गहरा है 14 मीटर गहरा, एक हमने कुआं खोदा। बच्चों हमने 14 मीटर गहराई का 3 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा। कुएं खोदने से जो मिट्टी हमें मिली है उस मिट्टी को हमने इसी कुएं के चारों ओर फैला दी। अब इसमें से निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक वर्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस एक प्रकार से बांध बनाया जाता है। और जो बांध बनेगा ना उसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करो कि हमने जब 14 मीटर गहरा 3 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा तो कुएं से तो मिट्टी निकलेगी। अब कुएं से कितनी मिट्टी निकली, अब ये हमें पता करना है। अब कुएं की हम क्या करेंगे, गहराई को नाप लिया और उसके व्यास को नाप लिया। कुएं का गहराई है 14 मीटर और व्यास है 3 मीटर, तो ये कुआं हुआ एक बेलनाकार। हम बेलन का आयतन निकालेंगे जिससे कुएं का आयतन भी निकल जाएगा और कुएं का आयतन बराबर हो जाएगा मिट्टी के आयतन के। समझने की कोशिश करो, बेलन के आयतन के बराबर कुएं का आयतन हो गया और कुएं के आयतन के बराबर मिट्टी का आयतन हो गया। इसका मतलब हुआ कि हम बेलनाकार इस कुएं का आयतन निकालेंगे और जिससे हमें मिट्टी का आयतन का भी पता चल जाएगा। तो कुएं का व्यास है 3 मीटर, कुएं की त्रिज्या हो जाएगी 3/2, गहराई है 14 मीटर। तो मिट्टी का आयतन निकालेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि मिट्टी का आयतन बेलनाकार कुएं के आयतन के बराबर हो जाएगा, तो मैंने लिखा मिट्टी का आयतन बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन। आइए बेलनाकार है तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं πr²h। हमारे पास पाई की वैल्यू है, r हमारे पास 3/2 है। पुट करती गहराई हमारे पास मतलब h की वैल्यू दी हुई है 40। तो कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा, देखो 7 से 40 कटेगा 2 बार, 2 से 4 कटेगा 2 बार, 2 से 22 कटेगा 11 बार, तो 99 मीटर क्यूब 99 मीटर क्यूब इसका मिट्टी का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। राइट, अब आते हैं, अब आगे समझने की कोशिश करिए। मिट्टी को कुएं के चारों ओर समान रूप से फैलाकर एक वर्त्याकार 4 मीटर चौड़ा एक वल्ले के आकार का एक बांध बनाया जाता है। और उस बांध की जो बांध ऊपर तक बनेगा, जब हम कुएं के चारों ओर मिट्टी को डालेंगे, डालते रहेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई बढ़ जाएगी बांध की। तो हमने इसमें ये लिखा है कि कुएं को, मिट्टी को कुएं के चारों ओर समान रूप से फैलाकर एक वर्त्याकार 4 मीटर वल्ले के आकार का एक बांध बनाया जाता है और हम मान के चले माना बांध की ऊंचाई h मीटर है। अब हमारे पास देखो ध्यान से, यहां से यहां तक तो है बेलन की त्रिज्या बच्चों, राइट, ये वाली ये बेलन की त्रिज्या है। बेलन मतलब कुएं की त्रिज्या तो यह होगी और 4 मीटर चौड़ा ये वल्ले हो गया। तो यहां से अगर मैं यहां तक की रेडियस को निकालना चाहता हूं
तो 4 + 3/2 मतलब 11/2 इसकी रेडियस हो जाएगी। तो इसमें दो रेडियस हो गई, एक तो कुएं की रेडियस हो गई, मैंने तो उसे कुएं की रेडियस और प्लस 4 मीटर चौड़ा वो वल्ले मिट्टी से बना, तो मैंने R1 तो कर दी मैंने 4 + 3/2, 4 दूनी 8 और 3 11/2, और एक त्रिज्या हो जाएगी हमारी कुएं की यानी कि 3/2। तभी हम जाके है बांध की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा वल्लेकार बांध का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन। भाई बांध किससे बना, जो कुएं से मिट्टी निकली थी, तो यही हुआ वल्लेकार बांध का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन। अब वल्लेकार बांध एक बेलन के आकार का है, तो फॉर्मूला वल्लेकार बांध का आयतन का फॉर्मूला मैंने यूज किया बेलनाकार के रूप में, πr1² माइनस πr1² इंटू एच इक्वल टू मिट्टी का आयतन हमारा 99 है, पाई की वैल्यू 22/7, R1 है हमारे पास 11/2 पुट कर दिया, इसका होल स्क्वायर माइनस R2 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, 11/2 का स्क्वायर हो जाएगा 121/4, 9/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4। तो मैंने एल क्वेश्चन को कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करके एच की जो वैल्यू निकल के आती है 9/8 मीटर, यानी कि बांध की जो ऊंचाई आ गई बच्चों 9/8 मीटर ये आ जाएगी। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन है एक खोखला गोला जिसका आंतरिक और बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है, एक खोखला गोला को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है। ध्यान से सुनना बेटा, बस एक खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। अब हमारे पास में एक खोखला गोला है, मैंने एक खोखला गोला बनाया बच्चों, ये इस टाइप का होता है खोखला गोला, एक पानी के पाइप के तरीके से जिसका केंद्र है ये। अब आंतरिक और बाह्य व्यास दे रखे, आंतरिक यानी कि अंदर वाले का तो 4 सेंटीमीटर का व्यास है, और बाह्य वाले को मैं यहाँ से डिनोट करता हूँ, ये वाला ये है 8 सेंटीमीटर। तो जब आंतरिक का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या, और बाह्य का ये पूरा 8 सेंटीमीटर का डायमीटर है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर है। अब मेन बात यह है कि इस गोले को हमें पिघलाना है और इसको पिघला कर एक शंकु बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ जब हम इस गोले को पिघलाएंगे और एक शंकु का रूप धारण कराएंगे इसे, तो शंकु का आयतन भी उतना ही होगा जितना इस खोखले गोले का आयतन। अब शंकु का व्यास कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास इसकी एक तो ये तिर्यक ऊंचाई निकालनी है और जी एक ऊंचाई एच निकालनी है और वक्र पृष्ठ भी निकालना है इसका। अब समझने की कोशिश करिए, इस खोखले गोले के अंदर एक त्रिज्या R1 मान लेंगे, एक को R2 मान लेंगे, खोखले गोले का आयतन निकालेंगे। अब खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया, इसका मतलब हुआ कि खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। उससे हम आगे उसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों गोले का आंतरिक व्यास दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, इसको मैंने माना R1। और गोले का जो बाह्य व्यास है वो 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी बाह्य त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब इस खोखले गोले का हम आयतन निकालेंगे। खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। तो 4/3 पाई R2 कितना है 4 सेंटीमीटर, R1 है 2 सेंटीमीटर, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो 4/3 पाई इंटू 4 की पावर 3 हो जाएगा बच्चों 64, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। तो 64 में से जब हम 8 घटाएंगे ये हो गए 56। तो इनको कैलकुलेशन करेंगे तो खोखले गोले का आयतन आ जाएगा 224/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इस खोखले गोले को पिघलाकर हमें बनाना है एक शंकु, तो मैंने इसे लिखा है खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया, और शंकु का व्यास कितना है 8 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर।
तो शंकु का आयतन बराबर खोखले गोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और खोखले गोले का हमने निकाला है ये 224/3 पाई। बच्चों पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। शंकु की त्रिज्या मैंने यहाँ पुट कर दी 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16h बराबर 224, तो h बराबर 224/16। 16 से 224 कटता है 14/12, तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई आ गई 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो निकालनी थी बच्चों तिर्यक ऊंचाई, तो हम इसको तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे इसकी। आगे क्वेश्चन में हमें निकालनी है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। हमारे पास फॉर्मूला है L² = h² + r²। h की वैल्यू हमने निकाली है 14, तो 14 पुट कर दी। शंकु की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है, उसको भी पुट कर दिया। तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 196, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दोनों को प्लस करेंगे 212। तो L² = 212, तो L = √212। तो हम इसके फैक्टर करेंगे √2 × 2 × 53। तो इसका जो पेयर बना के हम 2 को बाहर ले लेंगे, तो L की वैल्यू आ जाएगी 2√53 सेंटीमीटर। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब हमें निकालना है बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठ। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्या फॉर्मूला होता है, आगे हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला πr/l। पाई, शंकु की त्रिज्या हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर, L कितना है 2√53, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई 53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमें एक तो दिया हुआ था खोखला गोला, और उसे पिघलाकर हमने बनाया एक शंकु। उस शंकु की हमें तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमने निकाली L = 2√53 सेंटीमीटर, और शंकु का वक्र पृष्ठ आ गया 8 पाई × √53 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, एक आकृति से दूसरी पिघलाकर, एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाने का एक क्वेश्चन जरूर आता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। और ये क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, बड़े अच्छे से समझना। कोई भी समस्या हो इस क्वेश्चन में तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक दें। थैंक यू।